मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों को बिजनेस ट्रेनिंग के जो टॉपिक थे उन्हीं को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैनेजमेंट इन इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और मैनेजमेंट का नेचर क्या है। मेनली हमने ये टॉपिक पढ़ा था। अब हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स। भाई अकॉर्डिंग टू नेचर मैनेजमेंट को साइंस कंसीडर किया जाए, आर्ट कंसीडर किया जाए या फिर प्रोफेशन कंसीडर किया जाए। तो देखो बेटा, जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे मैनेजमेंट है वो एक साइंस है। क्यों है? क्या मैनेजमेंट को हम साइंस कंपेयर कर सकते हैं, साइंस मान सकते हैं या नहीं मान सकते? तो देखो, आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में हम लोगों को यही डिस्कस करना है कि मैनेजमेंट को साइंस माना जाए या नहीं माना जाए, मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं। तो देखो, किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करने के लिए, अगर आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए ये देखना होता है कि दूसरी चीज़ में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और फिर आपको ये जज करना है कि क्या वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स परफेक्ट है या नहीं। अगर परफेक्ट है तो आप मैनेजमेंट को कह दोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी। जैसे भी मान लो कोई एक क्रिकेटर है, कोई बंदा क्रिकेट खेलता है, एक बंदे ने कहा कि यार बिल्कुल तो सचिन तेंदुलकर जैसा लगा। क्यों उसको सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया गया? तो देखो, उसके लिए जरूरी होता है कि सचिन तेंदुलकर में जो क्वालिटीज़ हैं वैसे ही क्वालिटीज़ उस क्रिकेटर में, तब आपने उस क्रिकेटर को एज ए सचिन तेंदुलकर कंसीडर किया। उसी प्रकार हम लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। अब इसमें तीन अलग अलग पॉइंट है, हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट एज ए साइंस। देखो, कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि मैनेजमेंट इज ए साइंस, मैनेजमेंट एक साइंस। तो उसके लिए जरूरी होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइंस के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय साइंस, एंड आफ्टर दैट यू विल सी वेदर द मैनेजमेंट पॉसेस द क्वालिटीज ऑफ द साइंस और नॉट। अगर मैनेजमेंट में साइंस की क्वालिटीज हैं तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट भी एक साइंस है, अदरवाइज आप इस बात को डिनाई करें। तो आज हम लोग सबसे पहले ये जज करेंगे कि मैनेजमेंट को एक साइंस के रूप में कंपेयर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा साइंस किसे कहते हैं, साइंस में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फिर ये चेक करेंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस आर पॉसेस विद द मैनेजमेंट और नॉट। तो देखो, सबसे पहले इसमें आता है मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस का मीनिंग क्या है? भाई आप सभी 10th क्लास तक साइंस पढ़ के आए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? साइंस का मीनिंग क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट आता है कि भाई मैनेजमेंट एक साइंस है। तो उसके लिए हमने ये जाना कि व्हाट डू मीन बाय साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस किसे कहते हैं? तो साइंस की डेफिनेशन है कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है एंड इट एस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर। साइंस इज ए systematic body of knowledge which is based on principle and which establishes cause and effect relationship, जो कि cause और effect relationship को establish करता है। ठीक है, तो ये तो definition हो गई साइंस की। अब बात करते हैं कि whether the management is considered as a science or not. For this we have to judge the features of science as a management। तो देखो बेटा, साइंस की डेफिनेशन के बाद अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट में साइंस में कौन कौन सी फीचर्स है और क्या मैनेजमेंट में वो फीचर्स है या नहीं। तो देखो, जरूरी नहीं कि जैसे आपकी बुक में दिया गया वैसे करिए, आप उसको हेडिंग वाइज बना लें। पहला पॉइंट लिखेंगे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो, साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बिफोर गेटिंग ए साइंस you have to obtain the knowledge of science।
यानी कि आपको क्या करना होता है कि सिस्टमेटिक वे में नॉलेज को ऑब्टेन करना पड़ता है, सिस्टमेटिक वे में नॉलेज को ऑब्टेन करना पड़ता है अंडर द साइंस। अब बात करते हैं कि क्या मैनेजमेंट की एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। देखो बेटा, अगर आप पास्ट पीरियड को देखोगे, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले देखोगे, तो मैनेजमेंट की इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही कम पाई जाती थी। पहले क्या होता था कि एक बंदे ने किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, उसके बाद जैसे इस बंदे की डेथ हुई, उसने अपना बिजनेस अपने बेटे को हैंड ओवर कर दिया, उसका बेटा उस बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है कि वेदर द सन हैव द क्वालिटीज टू ऑपरेट द बिजनेस और नो, भाई चाहे उसके पास बिजनेस को ऑपरेट करने की क्वालिटी हो या नो। लेकिन आज का सिनेरियो चेंज। टुडे टू ऑब्टेन द मैनेजमेंट पोस्ट वी हैव टू ऑब्टेन द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हालांकि कंपल्सरी नहीं है, लेकिन वही मैनेजमेंट सक्सेसफुल है जिसके पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। आज आप देखो मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर जनरली कोई ग्रेजुएट पर्सन लाइक एमबीए जिसने किया हुआ है, जिसने आईसीआईसी के थ्रू डिग्री ऑब्टेन की है, उनके द्वारा ही मैनेजरियल पोस्ट को ऑक्यूपाई किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन एक्सेप्ट द मैनेजमेंट एज ए साइंस। अगर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करें तो हम लोग मैनेजमेंट को साइंस कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो इसमें जैसे आपकी बुक में बताया गया है कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, फिर मैनेजमेंट के ऊपर आ जाओ। इसी में आगे लिखो कि मैनेजमेंट इज आल्सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज़ इट हैज इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल व्हिच आर डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आफ्टर ईयर ऑफ रिसर्च। आप देखोगे कि मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है क्योंकि इसके भी खुद के प्रिंसिपल, जैसे आप लोग साइंस में प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल है। व्हाइल डूइंग द मैनेजिंग वर्क द मैनेजमेंट हैव टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल, देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज ए साइंस। सेकंड है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। देखो बेटा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, आप ये देखोगे कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स है ना, जितने भी प्रिंसिपल डेवलप हुए they are based on the experiments, experiment के थ्रू डेवलप हुए। After year of research, after continuous research, the principle have been developed। कोरोना वैक्सीन है, इस समय कोरोना सिचुएशन चल रही है, कोरोना की वैक्सीन के लिए कंटिन्यूअसली रिसर्च किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। आफ्टर दैट द वैक्सीन विल बी डेवलप्ड। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है, ग्रेविटेशन फोर्स की बात करो, न्यूटन के जितने भी लॉज हैं, किसी की भी बात करो, उनको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेवलप किया। अब बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आप लोगों ने हेनरी फोर्ड के प्रिंसिपल पढ़े, आप लोगों ने एफडब्ल्यू के प्रिंसिपल पढ़े। उन्होंने जो प्रिंसिपल डेवलप किए वो प्रिंसिपल हमें किसी वेद में, कुरान में, गीता में नहीं बताए गए। दोज प्रिंसिपल वर डेवलप्ड बाय द कंटीन्यूअस एक्सपेरिमेंट्स। देखो मैनेजमेंट के सामने प्रॉब्लम्स आई, जब वो प्रॉब्लम्स रिपीटेड आई और उनका रिपीटेड सेम सॉल्यूशंस किया गया, तो उसके बाद वो प्रिंसिपल के रूप में डेवलप हुए। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये पाया गया कि कोई वर्कर है जो ऑर्डर है उनको फॉलो नहीं करता। जब उनके रीजंस को फाइंड आउट किया गया तो पता चला कि एट द सेम टाइम ए वर्कर इज गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर। एज ए रिजल्ट ही वाज नॉट इन ए कंडीशन टू फुलफिल एनी ऑर्डर। तो उस वजह से एक प्रिंसिपल डेवलप हुआ, यूनिटी ऑफ कमांड। कौन सा प्रिंसिपल डेवलप हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। Therefore, on the basis of this characteristics of science, management can be accepted as a science. तो देखिए कहते हैं कि the principle of science are first developed through observation and then tested through repeated experiments. भाई पहले तो ऑब्जर्वेशंस किया गया, जैसे न्यूटन का जो ग्रेविटेशन फोर्स था उसमें पहले एक एटम ऊपर से नीचे गिरा, ऑब्जर्व किया गया, फिर एक्सपेरिमेंट किए गए बाद में ताकि उसको एक प्रिंसिपल बनाया गया। After applying this characteristic of science to management, we find that the development of management principle took years for the collection of facts, their analysis and experiments. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को भी डेवलप करने में काफी लंबे समय का टाइम लगा है, काफी लंबा टाइम लगा है। पहले फैक्ट्स को कलेक्ट किया गया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए एंड आफ्टर दैट दे वर डेवलप्ड एज ए प्रिंसिपल। Therefore, on the basis of these characteristics of science, management can be accepted as a science. उसके बाद तीसरा
तीसरा पॉइंट आता है दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब आप बात करें कि साइंस के प्रिंसिपल की, तो दोज आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। द प्रिंसिपल ऑफ साइंस कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर इन एवरी सिचुएशन। आप साइंस के प्रिंसिपल को कहीं पर भी और किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, दे आर यूनिवर्सल। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ के ऊपर मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़ा सा सिलेक्ट डाउन करते हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल, दे आर फ्लेक्सिबल, दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आपने यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल पढ़ा है जिसके अकॉर्डिंग वन पर्सन शुड गेट द ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एट ए टाइम। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर कोई जैसे मान लो दिवाली सीजन है, दिवाली फेस्टिवल है, कस्टमर की भीड़ दुकान के ऊपर लगी हुई है, एक ही वर्कर है, दो मालिक है, दोनों ऑर्डर देते हैं, दोनों का ऑर्डर वो पूरा करता है क्योंकि उसको पता है कि सिंगल वर्कर है काम करने वाला। तो उस सिचुएशन में आप इस प्रिंसिपल को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल, दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस is not possessed by the management, therefore on this behalf management will not be accepted as a science। ठीक, लास्ट में आप लिखेंगे कंक्लूजन, उसमें क्या लिखेंगे, from the study of above points या after testing the management on the characteristics of science we can say that today management is not a perfect science, it will be better to call it a inexact or imperfect science। यानी कि फिलहाल आप मैनेजमेंट को परफेक्ट साइंस नहीं मान सकते, इट कैन बी कॉल्ड एज ए अप्लाइड साइंस। यानी कि ये परफेक्ट साइंस नहीं है क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक साइंस की मैनेजमेंट में नहीं पाई। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सर आपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहा था, वो क्या होता है? क्या बेटा? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? Cause and effect relationship means as well as finding the cause and relation upon them। भाई जैसे साइंस है वो क्या करता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के कारण को फाइंड आउट करता है और फिर ये देखता है कि उस चीज का इफेक्ट क्या हो। ठीक है, जैसे कि आपने मान लो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को वायलेट किया, दैट वाज ए कॉज, और उसका इफेक्ट क्या होगा, डिसऑर्डर। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होगा, डिसऑर्डर। ठीक है, तो साइंस ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन का रीजन क्या है और उसका इफेक्ट क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट के रूप में डिफाइन करते, डिफाइनिंग द मैनेजमेंट एज ए आर्ट। देखो, मैनेजमेंट को आर्ट के रूप में डिफाइन करते, तो उसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय आर्ट, आर्ट का मतलब क्या होता है, और फिर हम ये टेस्ट करेंगे कि वेदर द मैनेजमेंट पॉसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट और नॉट। जस्ट देखो बेटा, सब हम लोग बात करने जा रहे हैं इज मैनेजमेंट एक आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ आर्ट एंड आफ्टर दैट वी विल टेस्ट वेदर द मैनेजमेंट पॉसेस द क्वालिटीज ऑफ आर्ट और नॉट। फिर हम चेक करते हैं कि क्या मैनेजमेंट में भी आर्ट की क्वालिटीज है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले आता है आर्ट क्या है। आर्ट मीन्स अप्लाइंग द थॉटिकल नॉलेज प्रैक्टिकली टू सॉर्ट आउट एनी प्रॉब्लम। यानी कि जो हमारी थॉटिकल नॉलेज है, थॉटिकल नॉलेज ऑब्टेन करना साइंस है, और जब आप उस थॉटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो दैट इज कॉल्ड ए आर्ट, उसे हम आर्ट कहते हैं। आज आप मान लीजिए आप एमबीबीएस की डिग्री ऑब्टेन करते हो, एमबीबीएस की स्टडी करते हो, आपने डिग्री ऑब्टेन की, दैट इज साइंस, जो कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। लेकिन आप डिग्री ऑब्टेन करने के बाद एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड ए आर्ट। आपकी जो थॉटिकल नॉलेज है, आप उस थॉटिकल नॉलेज को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के पर्पस से प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो, तो उसको आप आर्ट कहते हैं। मैंने अकाउंटेंसी कोर्स किया हुआ है, मैं आज आपको टीचिंग कर रहा हूँ। जब मैंने डिग्री स्टडी की, मैंने जब डिग्री ऑब्टेन की, दैट वाज ए साइंस,
लेकिन मैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, दैट इज ए आर्ट। तो आर्ट मीन्स अप्लाइंग द थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकली टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कि इज मैनेजमेंट ए आर्ट। तो फॉर कंसीडरिंग द मैनेजमेंट एज एन आर्ट वी हैव टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट एज ए मैनेजमेंट और मैनेजमेंट। तो देखो आर्ट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या होगा। देखो बिफोर अप्लाइंग द आर्ट वी मस्ट हैव टू ऑब्टेन द थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि आर्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव द थ्योरेटिकल नॉलेज। हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज का होना जरूरी है। To apply the art, we must have the theoretical knowledge. अब आप सोच के देखो कि जैसे लाइक अगर मान लो मेरे पास कॉमर्स की नॉलेज ना हो तो क्या मैं आपको टीचिंग करवा सकता हूँ। एक डॉक्टर के पास अगर मेडिसिन्स की नॉलेज ना हो तो क्या वो अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव द नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है, बिफोर अप्लाइंग। अब बात करते हैं क्या मैनेजमेंट में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिल्कुल है। देखो मैनेजमेंट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ए मैनेजर शुड हैव द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। किसी भी बंदे को अगर मैनेजमेंट का काम करना है तो ही शुड नो अबाउट द प्रिंसिपल टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। आज मान लो किसी बंदे को किसी कंपनी का मैनेजर बना दीजिए बट ही डजंट नो हाउ टू मैनेज द एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना है, वर्कर्स को कैसे मैनेज करना है, तो उसका जो मैनेजमेंट होगा दैट विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट इज प्रेजेंटेड इन मैनेजमेंट, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज का होगा। सेकंड आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। देखिए ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करना, डिफरेंट। देखिए बेटा एप्लीकेशंस ऑफ आर्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आर्ट का एप्लीकेशन पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। दो डॉक्टर्स होते हैं, दोनों का अलग अलग व्यूज होता है, ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। एक डॉक्टर है वो पेशेंट का इलाज करना चाहता है बाय गिविंग मेडिसिन्स, एक डॉक्टर है वो ये कहता है कि सीधा इंजेक्शंस लगा, ठीक है। दोनों ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक ही प्रकार की बीमारी का, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। दो टीचर अकाउंट की या बिजनेस स्टडी के दे टीच डिफरेंटली, दोनों का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, हालांकि दोनों के पास सेम नॉलेज है, एक जैसी डिग्रीज है। तो हम ये कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आर्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। टू आर्टिस्ट अप्लाई द आर्ट इन द सेम सब्जेक्ट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल टू टीचर ऑफ द सेम सब्जेक्ट हैव डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट आल्सो हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। टू मैनेजर्स मे हैव डिफरेंट वे ऑफ मैनेजिंग द प्रॉब्लम्स, यानी कि दो मैनेजर्स के सेम प्रॉब्लम को हैंडल करने के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। लाइक द मैनेजर्स हैव टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। भाई मैनेजर को एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ मोटिवेशन, आइदर पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। एक मैनेजर ये कहता है कि इफ यू विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली आई विल डिडक्ट योर सैलरी। दूसरा मैनेजर ये कहता है इफ यू विल वर्क प्रॉपर्ली आई विल गिव यू बोनस। दोनों तरीके से वर्कर काम करेंगे, क्योंकि एक वर्कर को पैसा कटने का डर है तो वो एफिशिएंटली काम करेगा। दूसरी तरफ वर्कर को ऐसा लगता है कि इफ ही विल डू बेटर वर्क he will get more bonus, more sale। तो दोनों तरीके में वर्कर एफिशिएंटली वर्क करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, अपने एफर्ट्स को बढ़ाएगा, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज आल्सो प्रेजेंटेड इन मैनेजमेंट। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट इज आल्सो प्रेजेंटेड इन मैनेजमेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड। देखो आर्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड द क्रिएटिविटी। आर्ट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड। विद द कंटिन्यूअस प्रैक्टिस द आर्ट इम्प्रूव मोर एंड मोर।
भाई कंटिन्यूस प्रैक्टिस की वजह से आपकी जो आर्ट है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। जैसे सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल आप भी देखो कि अगर मान के चलो एक टीचर उसने डिग्री ऑब्टेन कर ली, टीचिंग करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन स्टार्टिंग में उसको कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जैसे जैसे वो और ज़्यादा बुक पढ़ेगा उसकी नॉलेज और इनहेंस होगी, उसकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी। एक डांसर है, वो डांस करता है, जैसे जैसे वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका डांस इम्प्रूव होगा। एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलता है, उसको बैटिंग करनी आती है, बॉलिंग करनी आती है, लेकिन ड्यूरिंग आइडियल टाइम, जिस समय क्रिकेट के मैच नहीं होते तभी वो प्रैक्टिस करता है ताकि उसकी बैटिंग उसकी बॉलिंग और इम्प्रूव। तो कहने का मतलब होता है कि द कंटिन्यूअस प्रैक्टिस द आर्ट गोज ऑन इम्प्रूव। सेम बात मैनेजमेंट के ऊपर होती है। आप भी देखो कि विद द कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग न्यू मेथड्स द मैनेजमेंट एट्रीब्यूट्स इम्प्रूव। आप भी देखो जब एक ऑर्गेनाइजेशन की एक मतलब कोई मैनेजर वर्क स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में उसके डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं, कुछ डिसीजन उसके रॉन्ग हो सकते हैं, बट आफ्टर मैनी इयर्स अगर 10 साल 15 साल 20 साल काम कर लिया तो उसके बाद उसके डिसीजन के रॉन्ग होने की जो पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि उसकी जो क्वालिटीज है दैट गोज ऑन इम्प्रूव विद द कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट इज आल्सो परफेक्ट इन मैनेजमेंट। लास्ट में हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि फ्रॉम द स्टडी ऑफ अबव पॉइंट वी कैन से दैट देयर इज नो एजुकेशन ऑफ एक्सेप्टिंग द मैनेजमेंट एज ए आर्ट। यानी कि इन सभी पॉइंटों को स्टडी करने के बाद मैनेजमेंट को आर्ट के रूप में एक्सेप्ट करने में किसी प्रकार का कोई एजुकेशन नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर? उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट को प्रोफेशन के रूप में डिफाइन करते हैं। देखो सम स्कॉलर्स बिलीव दैट मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। कुछ स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि आज की डेट में मैनेजमेंट एक प्रोफेशन। कैसे? हाउ वी एक्सेप्ट द मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। हम लोग मैनेजमेंट को प्रोफेशन के रूप में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन, और फिर हम प्रोफेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मैनेजमेंट से मैच करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात आती है प्रोफेशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, ठीक है, टू सर्व द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज या स्किल होती है विच इज इम्पार्टेड टू सर्व द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसको वो सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के पर्पस से यूज करता है। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। जैसे एक डॉक्टर है, वो स्पेशल स्किल स्पेशल नॉलेज को ऑब्टेन करके अपना क्लिनिक स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ए प्रोफेशन, उसे प्रोफेशन कहा जाता है। तो देखो प्रोफेशन की डेफिनेशन है रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल व्हिच इज यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस को इम्पार्शियली के बिना किसी भेदभाव के अप्लाई किया सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने में अप्लाई किया। अब बात करते हैं टेस्टिंग द मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन के रूप में टेस्ट करना, अप्लाई करना। तो देखिए बेटा प्रोफेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मींस टू अडॉप्ट ए प्रोफेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्टेन ए स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। यानी कि प्रोफेशन अडॉप्ट करने से पहले आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल को ऑब्टेन करना पड़ता है। प्रोफेशन इज ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। On the other hand, management is also considered as a well-defined body of knowledge because before adopting management, we have to obtain a special course. आज की डेट में जैसे MBA का कोर्स होता है, MBA कोर्स मेनली
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, मैनेजमेंट के लिए होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जैसे इसमें कह रहे हैं कि ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड दैट कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी कि प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू मिलती है। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज एंड कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इन प्रिंसिपल की, इन स्किल्स की जो नॉलेज है वो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आपको मिल सकती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इज परजेक्टिव इन मैनेजमेंट। सेकंड है रेस्ट्रिक्टिव एंट्री। देखो प्रोफेशन की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इन प्रोफेशन। देखो एंट्री इन द प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय एग्जामिनेशन। देखो अगर आपको किसी भी प्रोफेशन को एडॉप्ट करना है तो वो आपकी मर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा। कल को अगर मान लो आप ये सोचते हो कि मैं कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ, खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कोई सैलून ओपन करना चाहते हो, खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इफ यू वांट दैट यू शुड स्टार्ट इन क्लिनिक टू ट्रीट द पेशेंट, नहीं कर सकते। यानी कि एंट्री इन द प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय ए स्पेशल कोर्स व्हिच इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय द special degree which is to be obtained by a representative professional association। किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने से पहले आपको एक एग्जामिनेशन क्लियर करके आपको रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से डिग्री लेनी पड़ेगी। लाइक इफ यू वांट टू स्टार्ट द सीए प्रोफेशन यू हैव टू ऑब्टेन a degree from the ICAI। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की अगर हम बारे में बात करें तो मैनेजमेंट does not possess these characteristics, although there are some representative association for the management like All India Management Association, but it is not necessary to obtain a degree from that association। उस एसोसिएशन से डिग्री लेनी जरूरी नहीं। मैं अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ, कल को मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे बाद मेरा बेटा इस बिजनेस को मैनेज करे, ही कैन डू, वो ऐसा कर सकता है, उसके लिए उसको कोई डिग्री ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट प्रेजेंटेड, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंटेड इन मैनेजमेंट। तो इसमें कह रहे हैं द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। फॉर एग्जांपल a degree in law is essential for joining the law profession. As far as the management is concerned, anyone can be appointed as a manager irrespective of the educational qualification process। ठीक है। थर्ड आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसको रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो बेटा फॉर एवरी प्रोफेशन देयर इज ए रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का काम क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करता है रिलेटेड टू प्रोफेशन, रेस्ट्रिक्ट द एंट्री, एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग या गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें फॉर मैनेजमेंट, इसी में आगे लेते हैं कि फॉर एवरी प्रोफेशनल इट इज कंपल्सरी टू बी ए मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर कोई भी बंदा प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना कंपल्सरी। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैनेजमेंट देयर आर सम रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक AIMA, All India Management Association, but it is not compulsory to be a member of this association for a member। ठीक है। तो this characteristics of profession is also not presented in management। उसके बाद अगला पॉइंट आता है ethical code of conduct। देखो every profession has some ethical code of conduct which a professional have to be followed। यानी कि हर प्रोफेशन का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको फॉलो करना प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी है। लाइक जैसे लॉयर्स के लिए जो बार काउंसिल है वो एक रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है, उसने एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है कि किसी भी मुजरिम को कोई भी जो निर्दोष है उसको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है।
अगर हम बात करें हर प्रोफेशन में कोई ना कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। डॉक्टर है, उसका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है ट्रीट या क्योर योर पेशेंट। फर्स्ट, सबसे पहले आप अपने पेशेंट का इलाज करो, ही शुड गेट ए फेयर ट्रीट, ठीक है। तो इस प्रकार के एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर रिलेटिंग टू एवरी प्रोफेशन एंड ए प्रोफेशनल हैव टू फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स देयर आर नो सच कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार के कोई स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि मेंबर ऑफ प्रोफेशन आर बाउंडेड टू फॉलो ए कोड ऑफ कंडक्ट। बाय कोड ऑफ कंडक्ट वी मीन द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम टू गाइड द बिहेवियर ऑफ प्रोफेशनल। यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है वो रूल्स या रेगुलेशंस जो कि प्रोफेशनल के बिहेवियर को गाइड करने के लिए बनाए गए। इसी प्रकार as for as management is concerned, there is no such code of conduct has been laid down. On this basis, it can be asserted that management is not at all a profession. Last point आता है that is service mode. देखो, although a profession is an economic activity which is performed for earning purpose, but its main motive is to provide the service to the society. अगर एक डॉक्टर के पास कोई हेल्थ पेशेंट आ गया तो डॉक्टर से ये नहीं पूछेगा कि भाई तेरे पास मेरी फीस देने के पैसे हैं या नहीं। पहले यू शुड स्टार्ट दिस ट्रीटमेंट, आपको उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अगर कल को कोई डॉक्टर इस तरीके का इरेगुलर बिहेवियर शो करता है, अगर उसकी शिकायत की जाए तो उसकी जो डिग्री है वो कैंसिल की जा सकती है, उसका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि although profession is an economic activity which is performed for earning livings, but still it have a service motive. A professional have to provide a service to the various sections of the society. And अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, although a management is appointed in an organization for the purpose of earning maximum profit, but today the social responsibility of the management discharge his सर्विस मोटिव टुवर्ड्स द सोसाइटी। देखो, सोशल रिस्पांसिबिलिटी की वजह से, जैसे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में हमने सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था। ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी ए मैनेजमेंट आल्सो प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी। देयरफॉर फ्रॉम दिस पॉइंट मैनेजमेंट कैन बी एक्सेप्टेड एज ए प्रोफेशन। लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। इसमें कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे कि फ्रॉम द स्टडी ऑफ अबव पॉइंट एंड टेस्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट वी कैन फाइंड that today management is not a perfect profession. It will take many years of time to accept it as a profession. It will take lot of time to accept it as a profession. आज की डेट में तो मैनेजमेंट प्रोफेशन है नहीं, फ्यूचर का हम क्या है। क्लियर बेटा? तो आज हमने तीन नेचर क्लियर किए, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए आर्ट और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। क्लियर बेटा? आज यहाँ तक करें। ओके, थैंक यू।